राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर, अलंकरण संस्कृति रत्न अलंकरण समर्पण समारोह में पधारे हुए सभी अतिथियों का महाविद्यालय परिवार विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम सभी के बीच पंजाब के राज्यपाल महामहिम श्रीयुत गुलाबचंद कटारिया पधार चुके हैं। एक बार पुनः विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं हम सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर कर्नल SS सारंगदेव सर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कैलाश सोडानी सर, हम सभी के मार्गदर्शक हमारे कुलाधिपति एवं कुल प्रमुख माननीय श्रीयुत भंवरलाल जी गुर्जर साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन हेतु संस्कृति रही है कि अतिथि देवो भव। आज हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में श्रीयुत माननीय राज्यपाल महोदय पधारे हुए हैं और हम सभी अपने मन की गहराइयों से सबका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार पुनः सर से आग्रह है कि हम आज के हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कैलाश सोडानी सर का स्वागत अभिनंदन कराएं। हमारे कुलाधिपति एवं कुल प्रमुख महोदय श्रीयुत PM गुर्जर साहब के अभिनंदन हेतु एक बार पुनः सर से स्वागत आग्रह है।
अवसर पर मंचासीन अतिथि और आप सभी का सादर वंदन, अभिवादन, स्वागत। आज के प्रमुख अतिथि एवं मेवाड़ के गौरव श्रीमंत गुलाब चंद कटारिया साहब, महामहिम राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़, वंदन, अभिनंदन। वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय कोटा के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर कैलाश चौधरी साहब, आज श्री शिक्षा जगत के ऐसे हस्ताक्षर हैं जो हमेशा अपनी औजस्विता, विद्वता से प्रकाश फैलाते रहते हैं। आप हमारे सीएम के सदस्य भी हैं। आप जोधपुर, कोटा, अजमेर, बांसवाड़ा के कुलपति भी रहे हैं और एक शिक्षा में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। माननीय कुल प्रमुख एवं कुलाधिपति श्री वी.एस. गुर्जर साहब, जो कि निरंतर कुशल एवं गतिशील नेतृत्व से विद्यापीठ को इसकी प्रगति की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे यहाँ साथ हमारे विराजमान माननीय नरेंद्र जी, जो बहुत ही सरल सौम्य और इस शहर को बहुत बड़ी आपकी महती सेवा आपने दी है। साथ ही भाई अशोक चंडालिया साहब, हमारे सभी विद्वजन, विश्वविद्यालय के सभी अधिकृतियाँ, डीन पीजी, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, छात्र छात्राओं सभी का एक बार वंदन, अभिनंदन। जनार्दन नागर आस्थान विद्यापीठ का यह प्रांगण आज एक विशेष समारोह का साक्षी बनने जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति के प्रखर पुरोधा, शाश्वत नैतिकता के असाधारण शिलालेख, यशस्वी व्यक्तित्व कर्तृत्व के धनी एवं राष्ट्र निर्माण के प्रेरणा स्रोत महामहिम आदरणीय श्री कटारिया साहब, मनीषी पंडित जनार्दन नागर राजस्थान संस्कृति रत्न अलंकरण से विभूषित करना राजस्थान विद्यापीठ के लिए अद्भुत गौरव की बात है। श्री कटारिया साहब मानवीय मूल्य से अवतप्रोत, भारतीय राजनीति के सुचिता पुरुष, भारतीय संविधान, संस्कृति, सभ्यता व संस्कार में विश्वास रखते हुए संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है। एक बार पुनः आपका स्वागत, वंदन, कोटि कोटि नमन। मनीषी पंडित नागर साहब अक्सर कहा करते थे, संस्कृति शब्द मूलतः संस्कार नहीं है, यह दोष का निराकरण है और गुणों को बढ़ाने वाला है। संस्कृति विधान का परिपालन है, यह एक शाश्वत मूल्य है। संस्कृति की जब बात करते हैं तो हमें राष्ट्रकवि रामचंद्र जी जिनके याद आते हैं, तो वो अक्सर कहा करते थे कि संस्कृति संस्कार संपन्न जीवन है, यह मन, वचन और कर्म से आते हैं। वो कहते हैं संस्कृति हमारे जीवन में छाया हुआ एक ऐसा आत्मिक गुण है जो मनुष्य स्वभाव में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सोनम और दूध में मक्खन। इसका निर्माण कोई एक दो दिन में नहीं होता, युग युगांतर में होता है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों और जन सेवा को समर्पित उस भाव का उत्सव है जो हमें अपने जीवन को समाज के लिए अधिक सार्थक और उपयोगी बनाने की प्रेरणा देता है। जनू में अक्सर कहा करते थे, हमें संस्कृति, सेवा, सेवा भाव, शिक्षा और आत्मिक अभिव्यक्ति का विकास हमारे छात्रों में करना चाहिए। और इन्हीं मूल्यों के आधार पर जनू भाई ने इस राजस्थान विद्यापीठ की आधारशिला रखी। मनीषी पंडित जनार्दन नागर संस्कृति रत्न समारोह केवल उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए नहीं, जैसी प्रबल भावनाओं एवं अनेक उसके प्रति योगदान को दर्शाता है। आदरणीय कटारिया साहब ने अपने जीवन के हर पड़ाव पर समाज और राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मांगा रखा है। आज भी हमारी नई युवा पीढ़ी के लिए एक जीवंत आदर्श है। स्वामी विवेकानंद अक्सर कहा करते थे, शिक्षा वह है जो मनुष्य में पहले से विद्यमान। हमारा इस संस्थान का जो आशवाक्य है, सरस्वती देवंतो भवन्ते, जिन्होंने कहते हैं कि हम ऐसी शिक्षा दें जिससे कि हमारे विद्यार्थियों में देवत्व और मनुष्यत्व जागृत हो। और ठीक ही कहा गया है, कैसा विद्या विमुक्ति, ज्ञान वही है जो मुक्ति दिलाए। वो हमेशा आदिवासी कल्याण के लिए, ग्रामीण शिक्षा के लिए, जो समाज में अंतिम पंक्ति बैठा है
उसको किस तरह से आगे लाएं, और साथ ही नारी सशक्तिकरण के पुरोधा थे, जिसने पूरे जगत को सहिष्णुता, सार्वभौमिकता एवं स्वीकार्यता जैसे शब्दों को परिचित करवाया। क्योंकि हम सहिष्णुता के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे समाज में जो विविधताओं का देश है उसमें सहिष्णुता जरूरी है, सार्वभौमिकता जरूरी है, और सभी को जो एक्सेप्टेबल है स्वीकार्यता भी जरूरी है। संस्कृति किसी देश, जाति, समाज की आत्मा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये हिंदुस्तान हमारा, यूनानो में श्रोवा सब भेंट है जहां से हम हमेशा हमारा। क्योंकि हमारी संस्कृति भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों को साथ लेकर चलती है, या परा अपरा, लौकिक अलौकिक सभी तरह की शिक्षा का समावेश होता है शिक्षा में। और ये बात है कि आज हम देखते हैं कि हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक क्षमता का विकास की बात करते हैं, वो इन मूल्यों पर आधारित है। इसी दर्शन को समर्पित है आज विद्यापीठ का संस्कृति रत्न अलंकरण समर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं वर्धमान महावीर कोटा ओपन विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर कैलाश रानी सर को आमंत्रित करती हूँ। मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण समापन समारोह में हमारे आज के मुख्य अतिथि और जिनका हम अभिनंदन करने जा रहे हैं, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, ऑनरेबल गवर्नर पंजाब, हमारे मध्य माननीय कुलाधिपति महोदय बी.एल. गुर्जर साहब, और हमारे वाइस चांसलर महोदय एस.एस. सारंगदेव जी, अध्यापक साथियों और विद्यार्थी। निश्चित रूप से न केवल विद्यापीठ को बल्कि मुझे भी गर्व का अनुभव हो रहा है कि हम आज ऐसे मनीषी का अभिनंदन करने जा रहे हैं जिनका पूरा जीवन त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति है। पिछले 50 साल से राजनीतिक क्षेत्र में किस ढंग से काम कर रहे हैं। आप ही के विश्वविद्यालय के जाड़ों से एक शिक्षक के रूप में अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की थी, और आज आप जहां पर विराजमान है, ये जो यात्रा हुई है, ये यात्रा बहुत कठिन और तपस्या से परिपूर्ण थी, सामान्य यात्रा नहीं थी। और आपसे सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है, वर्क कल्चर दोस्तों, जिसकी आज हमारे देश में सख्त कमी है, और स्पेशली सरकारी कर्मचारियों में तो इसका जबरदस्त अभाव। और ऐसी अपार छुट्टियों की हमें छुट्टी करनी पड़ेगी। आज माननीय गुलाब चंद जी हमारे मध्य हैं। 5 दिन आपकी वर्किंग जयपुर रहती थी और 2 दिन सैटरडे संडे उदयपुर में वर्किंग रहती थी। विश्राम नहीं करते थे सैटरडे संडे जैसे हम लोग करते। वो लड़ाई कभी शाम को 5 बजे ही बंद नहीं हुई थी। वो लड़ाई कभी सैटरडे संडे को ऑफ नहीं हुई थी। अगर ऐसा ही होता तो आप देश 1947 में आजादी मुश्किल थी। इसमें फिर समय लगता, और इसलिए मेरा निवेदन है कि जो चीज आपसे सीखने की है, वर्क कल्चर का, वर्ल्ड में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने। इस अर्थव्यवस्था के लिए, इस आत्मनिर्भरता के लिए निश्चित रूप से बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज माननीय गुलाब जी सीखने की है, वो है राष्ट्रभाव। अरे 50 साल हो गए, 75 साल होने आए, तब जाकर के देश में आज एक वातावरण बन रहा है राष्ट्रभाव। और राष्ट्रभाव के अभाव में ही ये देश अब तक पिटता रहा है। अनेक बार ये देश अपमानित हुआ है, हमारे अनेक टुकड़े हुए हैं। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कहां से आए? हमारे में राष्ट्रभाव की कमी की वजह से ये स्थितियां पैदा हुई। और अब हमें एकजुट रह करके राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर के चलना पड़ेगा। मैं एक दुखद आपको आंकड़ा दूंगा कि हमारे देश के शैक्षणिक संस्थान IIT, एम्स बहुत शानदार काम करते हैं, और वहां से निकलने वाले प्रोडक्ट की वर्ल्ड वाइड डिमांड है। यह हमारे लिए गर्व का विषय हो सकता है, परंतु मित्रों 62% IIT कंप्लीट करते ही, एम्स से MBBS कंप्लीट करते ही विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। उन्हें डॉलर में इलाज करना पसंद आता है, बड़े बड़े पैकेजेज में जाना पसंद आता है। उन्हें यह चिंता नहीं कि जिस देश ने मुझे डॉक्टर बनाया, जिस देश ने मुझे इंजीनियर बनाया, अरे अगले 5-10 साल यहाँ सेवा करूं, फिर चला जाऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, परंतु वीर सावरकर नहीं पढ़ाया जा रहा। उनके सामने गुलाब जी जैसे एक व्यक्तित्व
कमिटी का आकार नहीं दिया जा रहा और इसी कमिटी के दुष्परिणाम भारत भुगत रहा है। मैं उदाहरण दूंगा आपको, एम्स में एक एमबीबीएस बनता दोस्तों भारत सरकार के 2 करोड़ रुपए एक डॉक्टर पर, वो प्रतिभा का धनी होगा, टैलेंट है उसमें, परंतु उस टैलेंट का उपयोग जर्मनी में हो रहा है, जापान में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, हमारा इलाज नहीं कर रहा वो व्यक्ति। इस राष्ट्र भाव को पैदा करने के लिए हमें निश्चित रूप से माननीय गुलाब जी जिस ढंग से अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है, पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, वर्क कल्चर के साथ समर्पित किया है, वही भाव हमारे में पैदा होगा, तभी जाकर के निश्चित रूप से हम भारत को हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वप्नों के अनुरूप तैयार कर पाएंगे। एक बार पुनः मैं माननीय गुलाब चंद जी कटारिया का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हम इस सभागार में उपस्थित ही नहीं, जो विद्यापीठ का एक व्यक्ति आज आपके इस अभिनंदन समारोह का साक्षी बन करके और गर्व का अनुभव कर रहा है, अभिमान का अनुभव कर रहा है कि हम एक ऐसी विभूति का अभिनंदन करने जा रहे हैं जिनके आदर्शों पर, जिनके पथ पर हमें सबको चलना होगा। यही मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। राष्ट्र सेवा सर्वोपरि है। कर्म की प्रधानता ही हमारी राष्ट्रीय प्रगति का आधार है। राष्ट्र भाव के साथ ही भारत को विकसित भारत का रूप दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। स्वागत, उद्बोधन और विशिष्ट अतिथि महोदय के उद्बोधन के पश्चात मैं आग्रह करती हूँ हमारी संस्थान के कुलाधिपति एवं कुल प्रमुख श्रीयुत भंवरलाल जी गुर्जर सर से कि वो पधारें और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण समर्पण समारोह में उपस्थित हमारे आज के अलंकृत होने वाले माननीय महामहिम हमारे बड़े भाई विद्यापीठ के संरक्षक और राजस्थान के गौरव परम श्रद्धेय गुलाब जी कटारिया साहब, हमारे विद्यापीठ के ऊर्जावान वाइस चांसलर माननीय कर्नल प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेव साहब, शिक्षाविद वर्धमान महाविद्यालय के वाइस चांसलर परम श्रद्धेय सोडानी साहब, सामने विराजमान मेरे भाई रविंद्र जी शिमाली चंदेला साहब, मेरी संस्था के प्रबंध समिति के सचिव भाई भेरूलाल जी लोहार, यहाँ विराजमान विभागों की सभी डीन डायरेक्टर, सभी मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज विद्यापीठ के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। और खुशी का दिन यह है कि अपने ही विद्यापीठ के आज कार्यकर्ता को, जो राजस्थान के गौरव और महामहिम है, वो राष्ट्र के गौरव हैं, और आज विद्यापीठ ये जनुभाई के इस संस्कृति अवार्ड से अलंकृत करने जा रहे हैं। जनुभाई ने शिक्षक में डिग्री को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, वैसे ही आपके कर्म रहे हैं और सांते साहब ने आपके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। हम तो आपके सानिध्य में ही रहे हैं हमेशा। यहाँ आपने इस विद्यापीठ में एक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन शुभारंभ किया, और आज हमें बहुत ही प्रशंसा है कि आप जो है इसी विद्यापीठ द्वारा ये जनुभाई के इस अवार्ड से आप सम्मानित किए जा रहे हैं। संस्था का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है आपको जो सम्मानित होने की बात सुनने के ऊपर गौरवान्वित है। आप संस्था के लिए हमेशा सजग रहे हैं। राजस्थान विद्यापीठ में एक बात बताऊँ आपको, राजस्थान विद्यापीठ के छाप है कि कांग्रेसी संस्था है, लेकिन श्रद्धेय कटारिया साहब ने जब भी आप सत्ता में रहे या नहीं रहे, लेकिन संस्था के प्रति हमेशा आपका लगाव रहा है। जनुभाई भी खुले मन से आपके जो है प्रशंसक। राष्ट्र
गौरव के पद पर आपको जो पहुंचाया है, ये आपकी एक निर्भीक ईमानदारी छवि और निर्भीक कार्यशैली है आपकी। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ आपकी इस कार्यशैली से। व्यक्ति हैं, आपने जो है एक अपने कार्यों की जो अमिट छाप जो है इस मेवाड़ में जो आपने विकास कार्य किए वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। जानू भाई का जो कार्यक्रम था, शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम का वो नहीं था, और उनका जो है संस्कृति निर्माण ही माध्यम था, और वही ध्येय आपका है कि पाठ्यक्रम के अलावा जाके जो है देश में संस्कृति का निर्माण कैसे किया जाए। आज ज़रूरत जो है संस्कृति निर्माण की है, और वो संस्कृति निर्माण जो होगी तो ही अपना देश आगे बढ़ेगा। वास्तव में पाठ्यक्रम का ही अध्ययन करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। समाज में आज कमी है संस्कृति निर्माण की, और आपने जो इसके लिए जो कार्य किया और अपनी ज़िंदगी दी है वो एक बहुत ही मतलब लंबी कविता है और विस्मरणीय कविता है। आदरणीय सोडानी साहब अभी यहाँ फरमा रहे थे कि गजब की ऊर्जा है कटारिया साहब में, गजब की कार्यशैली है। 80 साल की उम्र में भी इस छोटे से प्रोग्राम के लिए पंजाब से आप यहाँ पधार गए। यूँ तो नहीं कहा, लेकिन इनका भावना यही थी मतलब कि ऐसे छोटे से कार्यक्रम के लिए कटारिया साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और अभी बताया आपने विधानसभा होती थी या कभी होता था हर जो है शनिवार रविवार तो उदयपुर में मनाना, कहीं दूसरी जगह नहीं। तो मतलब अपने कार्यकर्ताओं के इतना लगाव और इतने काम के प्रति लगाव, छोटे से छोटे काम के प्रति आपका जो लगाव रहा है वो मेवाड़ में एक विस्मरणीय है। आपका जीवन हमारे लिए केवल सम्मान का विषय नहीं है, बल्कि आदर्शों की एक सजीव पाठ्य पुस्तक है जिसको हम हमेशा यत्न करेंगे और हमारे जीवन में उतारेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है, प्रेरणा लेते हैं कि राष्ट्र का आप जो है हमेशा मार्गदर्शन करते रहें ऐसा ही, और आपकी दीर्घायु हो, लंबा जीवन आप जिए। और विद्यापीठ आज अपने आप में मैं ये संस्था के एक कार्यकर्ता के रूप में आपसे आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने जो आज का जो है लगन समारोह स्वीकार किया, उसके लिए ये सम्मान आपका नहीं है, ये विद्यापीठ गौरवान्वित हुई है। इसके लिए मैं आपने जो हमें यहाँ आप पधार कर जो हमें गौरवान्वित किया, मैं संस्था की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप जो गाड़ी से उतरते हैं, आपने फरमाया था कि कुछ कर लेते हैं, तो हमारे एक सरंदेव साहब भी बड़े कबाड़ी है, कहीं से बैठा लेता है, कहते हैं कि हमारे कोई काम निकाल के नहीं ले आते हैं हमको यहाँ पे। तो मैं इसके लिए सरंदेव साहब को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। पाठ्यक्रम से इतर संस्कृति निर्माण, राष्ट्र निर्माण का भाव आज की प्रमुख आवश्यकता है। कार्य के प्रति समर्पण द्वारा हम शिक्षा के इन सभी उद्देश्यों को व्यवहारिक स्वरूप दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृतिक रत्न अलंकरण समर्पण समारोह की प्रशस्ति का वाचन हेतु माननीय कुलपति प्रोफेसर सारंगदेव सर से आग्रह करती हूँ। आप श्री के जो कुछ आपने हमारे इस मेवाड़ धरा को, राजस्थान को, राष्ट्र को जो कुछ दिया है, उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश करी है, लेकिन आपके सामने शब्द बहुत ही कम पड़ते हैं। मैं प्रसिद्धता का वाचन कर रहा हूँ। भारतीय संस्कृति के अनन्य साधक, आदर्श और नैतिक मूल्यों के अनुप्राणित, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, संतुलित जीवन दृष्टि युक्त, समर्पित शिक्षाविद, प्रबुद्ध जनप्रतिनिधि, राजनीतिज्ञ, सुशासक एवं राष्ट्र चिंतक श्री गुलाबचंद कटारिया साहब समाज, शिक्षा, राष्ट्र सेवा और भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में जो अनुभव योगदान दिया है वह पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। आपने शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने कार्यों से भारतीय जीवन मूल्यों को न केवल
पुनर्भाषित किया है, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में भी अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। जीवन पर्यंत आपने युवाओं में नैतिकता, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की भावना को जागृत करने का सतत प्रयास किया है। आपके नेतृत्व में सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और जन कल्याण के लिए अनेक शुभ कार्यों को नए आयाम प्रदान किए हैं। आपका सार्वजनिक जीवन सही निस्वार्थ सेवा, निर्लोभता, नैतिक दृढ़ता और प्रशासनिक पारदर्शिता का प्रतीक रहा है। वर्तमान में पंजाब राज्य के महामहिम राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी सेवा के प्रति आपका संकल्पबद्ध रहते हुए आपने सदाचार, नैतिकता, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता का प्रतिमान प्रस्तुत किया है। ये संस्थान भारतीय संस्कृति के संरक्षण, मानवीय मूल्यों की स्थापना, सुयोग्यता एवं सुकुशलता में राष्ट्रकारी कार्यों में विशिष्ट योगदान के सम्मान स्वरूप श्री गुलाब चंद कटारिया साहब को मनीषी पंडित जनार्दन नागर संस्कृति रत्न अलंकरण से भूषित करते समय स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही है। आपके त्याग, सेवा, सादगी, समर्पण और संकल्प की भावना, सत्यनिष्ठा, मूल्य आधारित कर्तव्यपरायणता तथा मानव मूल्य के प्रति अथाह आस्था को ये विद्याधाम अंतर्मन से भूरी भूरी सराहना करता आत्मनिर्भर है। ऐसे श्लाघा पुरुष का वंदन अभिनंदन करके जनार्दन राय नागर आस्था विद्यापीठ परिजन उनके सकारात्मक जीवन, उच्च विचारों, अतुल्य त्याग, समर्पण की महती भावना एवं मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर आपके द्वारा संपादित कार्यों को रेखांकित करते अभिभूत हैं। आप ज्ञान प्रज्ञा के निर्गम के रूप में हमेशा चमकते दमकते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सेवा को समर्पित इस सम्मान के पश्चात मैं महामहिम श्री माननीय गुलाब चंद कटारिया साहिब को उद्बोधन हेतु आमंत्रित नागर को मेरा सशक्त वंदन। जिनको हम व्यक्ति नहीं समझ सकते, वास्तव में कोई युग पुरुष था जिसने इस विद्या के मंदिर को अपने जीवन की सारी ताकत से सींचा है। तो जन्नू भाई के एक विद्यार्थी भी था और एक आपका सहयोगी कार्यकर्ता भी था। मैं जन्नू भाई को रात और दिन भी याद करता हूँ। आज वास्तव में कुलपति महोदय की बहुत चालाकी है। मेरा जब भी इधर कोई कार्यक्रम बनता है और कहीं अखबार में आ जाता है ये एक दिन आ रहे हैं, तो ये उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करके कैसे न कैसे मेरे गले में फांसी डालते ना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस संस्था का आदेश है। जो व्यक्ति अपने लिए नहीं दिया, समष्टि के लिए दिया, उस व्यक्ति की संस्था को मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ। और आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि उन्हें अपनी सारी बुद्धि और क्षमता केवल इस विद्या के मंदिर को सींचने में
सारी लगाई। उनकी योग्यता का अगर मौका मिलता तो शायद दुनिया में सबसे नंबर 1 के साहित्यकार के रूप में जन्नू भाई देश, लेकिन उसने उस रास्ते को छोड़कर सामान्य परिवार के लोगों के बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए। तो वास्तव में चरणदेव जी आप बहुत भाग्यशाली हो, ऐसी विरासत का काम करने का मौका आपको मिला है। और हमारे अधिपति मोहनलाल जी कोई पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे कि जन्नू भाई के इस पौधे को खाद बीज देने का काम आपका है। और अच्छे परिवार को तो हर कोई पढ़ा सकता है, पर जिनका कोई नहीं, उसका जन्नू भाई साहब कोई कल्पना करता था, उसमें लालटेन लेकर के अपना कार्यकर्ता जाता था, गांव में राष्ट्रीय पाठशाला चलाता। उस समय कोई राष्ट्रीय पाठशाला का प्रयोग ही नहीं हुआ था। पहला प्रयोग अगर किसी ने किया तो राष्ट्रीय पाठशाला का जन्नू भाई ने किया। पहला प्रयोग किसी ने किया कि बच्चे किताब पढ़े, अखबार पढ़े। ये उस समय कोई दिमाग में नहीं आता, लेकिन जन्नू भाई ने साइकिल पे किताबें बांध करके, गोड सिंह जी नाम था उनका, वो सारे उदयपुर में घूमते थे और हर घर को किताब दे के आते थे और वापस 15 दिन बाद उनसे वापस वो किताब लाते। केवल काम ये किताब देना और किताब को वापस डालना, ताकि लोग घर में भी माताएं बहनें अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छा। और जन्नू भाई ने ये जो जनपद स्थापित किया, कोई उस समय सोच नहीं सकता था कि वहां का जो ब्रॉडकास्ट होता था हमेशा न्यूज का, क्योंकि उस समय न तो आपके पास कहीं रेडियो था, न हमारे पास कहीं रेडियो था, न अखबार मंगाने की क्षमता थी, न अखबार अपने घर मंगा के पढ़ सकते थे। और इसके कारण से जन्नू भाई का शाम को जो न्यूज पब्लिश होती थी, विद्यापीठ कालूलाल जी उस समय काम करते थे। शाम को जिस तरह न्यूज प्रारंभ होती थी, नीचे इतनी भीड़ होती थी जितनी हम भी आम सभा में भीड़ होती थी घंटाघर पे, या कभी वहाँ आम सभा करते थे तो ऐसे ही 1500 लोग होते थे। रोजाना अपने घरों से चल करके निश्चित टाइम पे वहाँ जनपद में न्यूज सुनने के लिए रखते थे। वो पट का आने का समय था, उसके पहले ही वहाँ लोग आकर के इकट्ठे हो जाते थे कि विद्यापीठ का आज न्यूज का जो है वो पट लगेगा। तो वास्तव में जन्नू भाई ने एक तरह से सर्व सामान्य जनता को इस अभियान से जोड़ने के लिए जिस प्रकार के उनके कार्यकर्ताओं को लगाकर जिस प्रकार से एक तरह से शिक्षण का कार्यक्रम किया। ध्रुवलाल जी सामने बैठे हैं, थोड़ा नहीं था, मैंने इनके साथ 68 से 71 तक काम किया। ये भी अध्यापक थे, मैं भी अध्यापक। मैं सोचता हूँ कि उस विद्यापीठ को उस जंगल में जहाँ कोई पढ़ने जाने को तैयार नहीं, अध्यापक जाने को तैयार नहीं था, शायद उस तहसील में पहला 10+2 उस समय 11th ही होता था, हायर सेकेंडरी कहते थे, वो स्कूल प्रारंभ किया। और उसके कारण से झाड़ोल के आसपास के गांव के बच्चे या तो पैदल आते थे या झाड़ोल में आकर के किराए का मकान लेकर के अपने आगे की पढ़ाई करते थे। पलासिया भी बना तो उसके बाद में जाकर के बना, एकमात्र। और वो स्कूल भी कैसे चलता था, जनता से अनाज इकट्ठा करते थे गोरालाल जी। मैं उस समय अध्यापक नहीं था, मैं तो एक बारात में गया था। उस बारात में जैसे दूल्हा और आते ना, तो बादशाह एक डायरी लाते थे और बादशाह जैसे गांव में कोई शादी होती थी तो अपने यहाँ गांव के लोग पंच, भाई कुछ न कुछ आप इसमें सहयोग कर जाओ गांव के लिए, वैसे ही वो डायरी लेके आते।
बड़ी मनमार करते थे, ऊंचा नीचा करते थे थोड़ा बहुत उनको, और उसके बाद में वो कुछ लकीर कटा के ले जाते थे। और जब भी खलियान में अनाज पैदा होता था तो घोड़ा रहता था पास में, उस घोड़े के खंची में हर के यहाँ जाकर जिसके भी उबा निकलता था, मक्की के टाइम पे मक्की लाते, गेहूं के टाइम पे गेहूं लाते, वो सारा सामान इकट्ठा करते थे। और उस इकट्ठे सामान से जो कुछ भी पैसे इकट्ठे होते थे ना, उस आदिवासी क्षेत्र में 5 प्राइमरी स्कूल मोहम्मद फरासिया, जहाँ कभी शिक्षा का कोई सोच भी नहीं सकता, उस जगह भी उनका प्राइमरी स्कूल चलता था और वहां पर भी लालटेन से पढ़ाया जाता था। तो वास्तव में जनू भाई की यात्रा बहुत बड़े ब्रिलियंट पैदा नहीं किए, लेकिन सर्वसाधारण को जीने का तरीका सिखा करके जो कुछ उन्होंने सहयोग किया है उसका कोई कर्जा चुका नहीं सकता। और मैं तो नहीं चुका, मैं तो पढ़ा भी वहीं, श्रमजीवी कॉलेज में पढ़ करके मेरे जैसे एक सामान्य गरीब परिवार के बच्चे ने भी शिक्षा से जुड़ा, दिन में काम करते थे, शाम को कॉलेज में पढ़ने जाते। और कॉलेज भी ऐसी जगह था, एक टॉप पर स्वरूप सागर के पार के, सर्दी के दिनों में जो ठंडी हवा लगती थी, कमरे नहीं थे। ये जो है ना, अपने बांस की खपच्चियां होती ना, उस बांस की खपच्चियों की पर्दियां लगी रहती थी ऐसे, एक बीच में जरूर लकड़ी का लगा रहता था ताकि एक क्लास की आवाज दूसरी क्लास में नहीं जाए, बाकी सारी की सारी। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों ने वहां से एजुकेशन प्राप्त की, 60% लोग उस रात्रि कॉलेज में आकर पढ़ा करके अपनी एजुकेशन को बढ़ाते थे। पहले 10वीं के बाद नौकरी लग जाती थी, उसके बाद अगर पढ़ने की इच्छा है तो इसमें रात्रि कॉलेज में। तो वास्तव में विद्यापीठ की सेवा को आप आंक नहीं सको। जिन्होंने वहां अपना जीवन बनाना, उनसे आप इनकी एक बार हिस्ट्री लिखाओ, कभी ऐसा एक प्रचारित करो कि जो विद्यापीठ में कुछ जानते हैं वो कुछ लिख के भेजो, तो जो डॉक्यूमेंट बनेगा ना, मैं लगता हूं कि उस सेवा का कोई मुकाबला इस उदयपुर में आज भी नहीं हो सकता और भविष्य में नहीं हो सकता। इसको कहते हैं साधना और समर्पण। आदमी आते तो सब हैं, जाते भी सब हैं, लेकिन इस प्रकार का काम कर जाए। मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं भी विद्यापीठ का एक विद्यार्थी भी रहा और विद्यापीठ में ज्योग्राफी का व्याख्याता के रूप में जाडोल में जाने का ही मुझे मौका। विद्यार्थियों से अच्छे संबंध बनाना, परिवार से अच्छे संबंध बनाना, हर एक को खेलकूद में, बाकी सब एक्टिविटीज में बहुत जुड़ करके उनके साथ खेलना कूदना, तो उसके कारण से एक विशेष बच्चों के साथ लगाव हो गया और उस सारे एरिया में 6-7 शाखाएं खड़ी होगी। अब मैं जिस घर में रहता था वो वहां के प्रधान जी भेरूलाल जी का घर था और भेरूलाल जी उसमें बड़े प्रतिष्ठित प्रधान और ईमानदार प्रधान थे। उनकी और उनके पिताजी की सेवा उस घूमट में बड़ी प्रमुख थी। लेकिन क्या है कि उनके यहाँ चाहे गुलाब सिंह जी आते थे, रोशनलाल जी आते थे, चाहे जो भी आते थे, वो कभी कभी उनके यहाँ नीचे बैठ करके चाय पीते थे। मैं नेकर पहन के जाता था तो वो पूछते थे, ये नेकरिया तुम्हारे यहाँ कैसे रहता है? बड़ी अजीब थी, लेकिन उनके परिवार से बहुत अच्छा थे। उनके यहाँ कोई मिठाई बनी हो और उनकी पत्नी ने मुझे नहीं भेजी हो, ऐसा कोई दिन नहीं था। कोई भी चीज किसी भी त्योहार पे घर पे बनती थी तो निश्चित गुरुजी को पहुंचाती थी। एक तरफ परिवार से बहुत अच्छे रिश्ते और संबंध थे, दूसरी तरफ राजनीतिक एक टकराव था। इन दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना बड़ा कठिन काम था। 1-8 साल की नौकरी पूरी और कुछ मेरे भेरूलाल जी ने कहा, यार तुम्हारी ये शाखा का बंद कर दिया, हमारे यहाँ बहुत विरोध हो रहा है।
और हमें बहुत तकलीफ आ रही है। हमने कहा देखो हम तो जब तक हैं तब तक चलाएं, जब आपको लगे कि भाई नुकसान हो रहा है मुक्त कर देना, हम अपने थैला उठा के चल देंगे, और हैं जब तक तो इससे छूट नहीं सकती। लेकिन कुछ हमारा कर्म बदलना था कि 3 साल बाद लोकसभा का चुनाव आया। उस लोकसभा के चुनाव में महाराणा भगत सिंह जी रिवर्स और बंद होने के कारण से 71 में वो मेवाड़ में निकले थे, तो उनका एक बहुत अच्छा प्रभाव था चारों तरफ। पहली बार निकले थे, मैं वहाँ अध्यापक था, मेरा कोई बहुत राजनीतिक समझ नहीं था, मैं कभी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में न कभी गया नहीं था। लेकिन वो उस समय वातावरण इस तरह का बन गया कि यार ये खुरापति मास्टर है, कभी तो टूर्नामेंट कराता है सब लोगों का, कभी गांव-गांव के बच्चों को खेलने के लिए कबड्डी में बुला लेता है, कभी इसमें बुला लेता है, ये कुछ न कुछ शरारती आदमी है। तो मुझे कहा था भैया आप अब इसको बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो मैं आपने पहले कह दिया कि जब तक आपकी इच्छा हो तब तक मैं करता, और जिस दिन आप कहोगे मैं चल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर उन्हीं दिनों में जन्नू भाई की माता जी भी वहाँ दर्शन करने आ गई, तो मेरी प्रार्थना सभा जैसे अभी आपकी संस्था गीत ने पूरा जन्नू भाई को उतार दिया। कोई बना सकता है इस प्रकार का संस्था गीत? जब आदमी मन से गाता है ना तो अंदर से हिल जाता है। क्या भाव रखे उसने, किस तरह से अपनी लेखनी का प्रयोग करके ऐसा बनाया है जो वास्तव में बालक को सही दिशा की ओर मोड़ने की ताकत रखता है। प्रार्थना सभा हुई, मैं संघ का था ही तो बड़े अच्छे गीत गाते थे, और गीत उनको भी सब विद्यार्थियों को बुलाता था। प्रार्थना सभा बहुत बढ़िया हुई। जन्नू भाई की माता के थे यार जन्नू ये मास्टर को मत जाने देना, कह के चली गई। अभी ये संकट चुनाव का आ गया, अब जन्नू भाई भी क्या कर, उसके सामने मजबूरी थी। और उसके कारण से ठीक मार्च महीने में हमारे पैरेलल मिडिल स्कूल खोल दिया गवर्नमेंट। हमारे यहाँ फीस लगता था 2 रुपया और 3 रुपया महीने की, और जाड़ोल इतना गरीब गांव था कि 2 रुपया देना भी लोगों को बहुत कठिन पड़ता। तो हमारे सारे बच्चे टूट करके सरकारी स्कूल में भर्ती, हमारी सब क्लासें खाली। अब जन्नू भाई के सामने संकट आया, देख भैया अब मामला बहुत कठिन हो रहा है, अब ऐसे में हम सरकार से पंगा ले नहीं सकते। तो मैंने कहा जब आपकी इच्छा हो, मैंने तो पहले ही क्या रखा है, जब आपकी इच्छा हो तो कह देना, हम तो प्रेम भाव से चले जाएंगे, आपसे नाराज होकर नहीं जाएंगे कोई। तो मैं लास्ट दस्तखत करने गया था 15 तारीख को, जब छुट्टियां हो रही थी, सेशन समाप्त हो रहा था, तो मेरे कागज पकड़ा है आपकी सेवाएं चली, अपना आराम से वहां से मुक्त होके आ गए। तो वास्तव में जन्नू भाई ने इस बात की कदर की हमेशा। यहाँ सब विचारधारा के लोग अगर कहीं नौकरी करते थे, इस राजस्थान विद्यापीठ में करते थे। पूरी राजनीतिक, यहाँ वशिष्ठ साहब भी नौकरी करते थे, तो यहाँ पालीवाल साहब भी कॉमरेड करते थे, यहाँ सोशलिस्ट पार्टी के जमनालाल जी दसरा भी काम करते थे, और हम जैसे और मुरलीधर जी जैसे जनसंघी भी काम करते थे। मतलब उन्होंने कभी विचारधारा को अपने काम में बाधक नहीं माना, वो हमेशा हर विचारधारा का सम्मान करते थे। और इस कारण से ये ऐसी संस्था थी, ये जो आप कुलाधिपति है ना, ये जनतांत्रिक परंपरा प्रारंभ से चल रही है। हमारे यहाँ भी जाड़ोल विद्यापीठ में चुनाव होते थे शिविर के, और हर साल चुनाव होकर के हमारा जो शिविर बनता था वो इस सारी व्यवस्था को देखता था। और पहली संस्था देखी मैंने प्राइवेट, जो जितना पैसा देते थे उतना ही दस्तखत कराते थे। बाकी उस समय की प्राइवेट संस्था का मतलब देती कुछ दिखती कुछ। जन्नू भाई ने कहा ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो जो तनख्वाह है जिस पर सरकार देती है उतना ही दूंगा, अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं रसीद आपको दूंगा, इतना पैसा आपका मेरे पास उधार है।
शायद उस जमाने में 40-50 रुपए की नौकरी नहीं मिलती थी, पर हमको 400 रुपया मिलता था महीना, जब 200 रुपया तोला सोना था। लेकिन ये जो जन्नू भाई ने जिस तरह से शिक्षा के पौधे को सींचा है ना, सच में ये मेरा सम्मान नहीं है, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हो। इस जन्म में जितना काम जन्नू भाई छोड़ गया ना, उसको आप जितना आगे बढ़ा सकते हो उतना ही जन्नू भाई का सम्मान होगा आप और मैं। एक आदमी ने कुछ नहीं, वो का वही जीबड़ा चलता था जब से उनके पास था, कोई दूसरा नहीं, कोई संस्था का एक पैसा भी उसने न दिया, जो कुछ दे सकता था उसने संस्था को दिया। विचारों की दृष्टि से वो कांग्रेसी थे, एमएलए थे मावली से, लेकिन उसने कांग्रेस के साथ भी कभी घुटने नहीं टेके। अपने असूलों पर अड़े रहे तो अड़े रहे, चाहे किसी भी प्रकार की सरकार की खूब दृष्टि उस पर पड़ी होगी, कितना ही कष्ट आया होगा, लेकिन कभी सरेंडर नहीं किया। और पंचायत राज को शिक्षा देने का उस समय जब आया था तो जन्नू भाई पहला व्यक्ति था जिसने विरोध किया था कि शिक्षा को पंचायत राज को नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के विचारों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और उसमें सनाडे जी ने लीड किया और जन्नू भाई ने उनका साथ दिया। इसका मतलब असूलों के लिए जिंदगी जी जाती है, वो जिंदगी कहलाती है। अगर उसके सामने घुटने टेक दें, ये कोई मतलब नहीं। क्या पता है, मैंने वो नौकरी छोड़ी उससे मैं यहाँ आ गया। अगर मैं वहाँ नौकरी करता रहता तो डबोक आ जाता, इधर से इधर आ जाता, उधर से इधर रिटायर्ड होकर मैं भी चला जाता घर। तो 60 साल में रिटायर्ड होता, यहाँ 80 साल में रिटायर्ड नहीं। तो क्या है कि पाप पुण्य सब आपके पास में है, किसी दूसरे के पास ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों को एहसास नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई बही खाता बन रहा है। किसी का बही खाता जल्दी पूरा हो जाता है, किसी का पुराने का कुछ कमाई होगी वो बैलेंस नहीं बन रहा है। लेकिन ये निश्चित है, अगर आप अपने मन से ईमानदारी से काम करोगे तो ऊपर कोई एक अदृश्य शक्ति है जो आपको हर कष्ट में मदद करती है। यही मनुष्य का जीवन है। और मैं सोचता हूँ विद्यापीठ के जो भी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, उनसे सबसे मेरा एक निवेदन है, भगवान ने मशीन का एक पुर्जा न तुम में बदला, न मेरे में बदला, न भगवान राम में बदला। कोई चीज बदली थी क्या? पहले दिन तो भगवान राम नहीं हुए, पहले दिन तो कौशल्या के लड़के थे, लेकिन अपने क्रम को उठाते उठाते किस सीमा तक उठाया। और जब आप कभी उठाते हो ना तो ऊपर वाला भी आपको टेस्ट करता है कि दम कितना है इसमें, जो बोलता है कर सकता है नहीं कर सकता है। और जब उसमें से आप आगे निकलते हो तो फिर ऊपर वाला सब गाड़ी संभालता है। हम वहां जिस समय कूदे थे, हमारे घर परिवार सबने आकर कहा करा क्या तेने? मैंने कहा अपने दिमाग में जम गया, भाई हम तो संघ के प्रचारक जाने वाले थे पर आपने हमको शादी करा दी, उससे उलझ गए। बाकी हम तो अपने इस राष्ट्र के लिए, उत्थान के लिए जीवन लगा सकते हैं, ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता वो नहीं हुआ। इसका मतलब हो सकता है गृहस्थी होकर के भी वो काम क्यों नहीं कर सकते, वो गृहस्थी होकर के भी कर सकते हैं। इसलिए हमने बराबर प्रयत्न किया। और संघ जो है वो व्यक्ति निर्माण का कारखाना है। लोग इसकी विचारधारा को नहीं समझे तो ये उनका दुर्भाग्य। उन्होंने कभी किसी के बारे में राजनीति में घृणा नफरत करना नहीं सिखाया, समाज के हर वर्ग को अपने से जोड़ना सिखाया है। कोशिश करिए, आज नहीं कल, कल नहीं 2 साल, 2 साल नहीं 5 साल बाद, प्रयत्न करना मत छोड़ो। व्यक्ति जब तक संस्कारित नहीं होगा या पढ़ा लिखा कुछ नहीं कर सकेगा। पढ़ा लिखा होना, अपना नॉलेज होना, बाकी आप काम कर लेना, पैसे कमा लेना, मोटी बिल्डिंग बना लेना, कार अच्छी आ जाएगी, बच्चे से शादियां करेंगे
और अपने भाग्य में वो लिखा नहीं, क्योंकि भगवान ने अपने को शिक्षक बना के भेजा है। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी दी है ना, इससे बड़ी जिम्मेदारी क्यों? आगे का भविष्य कैसा होगा, आप चाहोगे जैसा होगा। अब उसके लिए लगना पड़ता है, उसके लिए खपना पड़ता है, उसके लिए घंटी बजती भागना नहीं पड़ता है। जब तक आप बच्चे को समझोगे नहीं कि इसकी समस्या क्या है, तब तक उस बच्चे को आप उठा नहीं सकते। तो ये जो आत्मीय संबंध बनाना, मां मारती है लेकिन उसका चांटा दर्द नहीं करता है, क्योंकि उसके साथ उसका समर्पण और जीवन है। गुरु भी मारते थे, दर्द नहीं होता था, क्यों? वो हमारे भले के लिए करते थे। तो मैं सोचता हूँ ये जो सम्मान प्राप्त आपको हुआ है ना, अगर आपने 2 अच्छे लोग भी बना दिए सारी जिंदगी बच करके, एक रामकृष्ण परमहंस अगर विवेकानंद बना सकता है तो हमें क्या कमी है? हम नहीं बना सकते। अगर नहीं बनाते तो हिंदुस्तान जिंदा रहता। किसी न किसी गुरु का तो समर्पण है ना, कि जीवन की तपस्या है, उसका निश्चय है, उस निश्चय को करने के लिए उसने खपा है। चंद्रगुप्त को तैयार करने में चाणक्य खपा है, अपनी चोटी खोल करके। इन सारी परिस्थितियों को जब तक बदल के नहीं छोड़ूंगा तब तक सारा गांठ नहीं लगाऊंगा, यह है प्रण। और आपने देखा कि साम्राज्य को धराशायी कर दिया। इसका मतलब अध्यापक में भगवान ने बहुत क्षमता पैदा की, केवल और केवल उसकी मन की तैयारी चाहिए और काम करने का यही 24 घंटे हर एक के पास है। किसी के पास 36 घंटे का दिन नहीं बनाया। हम इस 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा कैसे काम कर सकते हैं और अपने विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, ताकि उनको भी अपने जीवन में सीखने का मौका, ये जो आपके कॉलेज और इसमें है, इसके बाद नहीं है। इसके बाद वो अपनी घर गृहस्थी में फंस जाएगा। उसको जैसा तराशना चाहो आप यहाँ से तराशो। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी में एक और इस बात का शुरू करो कि हम एक 10 लड़के हैं, ये हर साल यूपीएससी की परीक्षा के लिए हमारी यूनिवर्सिटी तैयार करेगी, किसी गरीब की झोंपड़ी के बच्चे को उठा करके करेगी और उसमें सफलता हासिल करेगी। तब हमको लगेगा यहाँ हमने कुछ किया। असंभव थोड़ी है दुनिया में। हम अच्छे बच्चे हैं, उनको छांटिए, छांट करके उनके पीछे लगिए। 4 साल 5 साल लगना पड़ेगा, लेकिन उस बच्चे का निर्माण होगा ना, तब जाकर के हमको संतोष होगा कि हमने किसी अंधेरे में भी दीपक जलाया है। तब जाकर के अनुभव होगा कि हाँ यार कुछ कर पाए। और बहुत आनंद का अनुभव होता है जब किसी असहाय की सहायता करते हैं ना, तो उसके मन से निकली हुई बात वो भगवान के वरदान से भी बड़ी होती है। अगर कोई बच्चा फीस नहीं जमा करा सकता है, ट्यूशन फीस नहीं जमा हो रही है, पढ़ने में टैलेंट है, घर वाले संभव नहीं है, उस समय आपने अपनी तनख्वाह से 100 रुपया दे दिया ना और उस बच्चे को टिका दिया, तो उस बच्चे को जिंदगी भर तक याद रहेगा। ये 100 रुपया आपको याद नहीं रख सकेगा, आप भले ही इसमें हलवा खा लेना, लेकिन वो उस गरीब को किया हुआ मदद आपका 100 रुपया उसको जिंदगी भर तक याद रहेगा। वास्तव में ये जो क्षण आते ना, ये क्षण ही व्यक्ति को बनाता है। उस क्षण में आदमी कहता दिमाग को बैलेंस रख के चल जाता है और उसके लिए जुटा रहता है, तो वो आगे बढ़ जाता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं जन्नू भाई के साथ, मुझे कहा था वहां से नौकरी छोड़ने के बाद, जन्नू भाई ने मुझे बुलाया वापस, यार तू वहां छोड़ दे यार, यहाँ आ जा डबो। मैंने कहा छोड़ दीजिए, छोड़ दी। 3rd ग्रेड का मास्टर बन के आया प्राइवेट स्कूल। और मुझे लगा कि यार ये देखो प्राइवेट की नौकरी बड़ी कठिन है, सेठ जब तक राजी है जब तक ठीक, नहीं तो कभी भी बीच में नाव डूब जाए। तो मैंने वहां छोड़ने के बाद फिर LLB की, और LLB भी आप सोचो, मैं सवेरे 5 बजे घर से निकलता, रात को 10:30 बजे वापस घर पहुंचता था। 2-3 ट्यूशन पढ़ाता, क्यों परिवार का काम नहीं चलता, छोटे भाई थे, पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, उन सबको भी साथ लेकर आगे बढ़ना था। लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आया कि यार इसके कारण से ये छोड़ दे, वो कर दे, वो कर दे, नहीं, जो चलेगा चलेगा। तो वास्तव में मैं आपसे कहना हूं कि जन्नू भाई के इस पौधे को अपना सब कुछ लगा के खींचने से बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता जो उस आदमी ने किया।
अब जितनी लगा सकते हो शक्ति उतनी लगाओ, क्योंकि कुछ दिन बाद जाना है सबको, तय है कि कोई रुकेगा नहीं। क्या समय बेकार कर रहे हैं? जितना है और जितनी ताकत है लगाओ, प्रयत्न करो, कुछ न कुछ बनेगा ही बनेगा। और अब तो इतना मजबूत देश का प्रधानमंत्री आया जिसने 5 दिन के युद्ध से दुनिया को बता दिया यार कि तू ये फालतू हैंडली मत कर, हमारे पास भी ऐसे फटाके हैं, जब छोड़ेंगे ना तो दराज नहीं कर देंगे। केवल ये 5 दिन का युद्ध पाकिस्तान को समझाने के लिए नहीं था, दुनिया को समझाने के लिए हो गया कि ऐसी हैंडली मत करना। क्योंकि इस भारत की धरती पे जितने बहादुर लोग पैदा हुए ना, दुनिया में कहीं नहीं हुए हैं। यहाँ लोग अपनी जान कुर्बान करके भी मुल्क की हिफाजत के लिए मरते हैं, फांसी तख्ते पे घूमते हैं। किसके लिए? देश के लिए करते हैं। वो सीमा पर मर रहे हैं और हम अपना पसीना बहा करके भी देश नहीं बना सकते, मेहनत करके भी काम नहीं कर सकते। क्या कमी है हमें? एक आदमी ना अपने बच्चे को सोचता है, ना अपनी पत्नी को सोचता है, ना बड़े पूरे बाप को सोचता है और हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए कुर्बान हो जाता है। तो आखिर हम भी तो इस धरती के बेटे हैं, इसी का ने जल खाया है। क्या हम इसको अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करते? अच्छा कब बनेगा? कोई भवनों से अच्छा नहीं बनेगा। अगर उस गरीब के जीवन को भी हम अच्छा बना करके उसको अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार कर सकते हैं ना, यही काम है। और क्या काम? देश नंबर 1 बनेगा। कैसे बनेगा? खाली भाषण देने से तो नहीं बन सकता है। जो गरीबी है, जो जिस प्रकार के हालात है, उनको बदले बिना बनेगा क्या? उनको बदलने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना। कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा? सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की। अब सब ये जो व्हाइट कॉलर का जॉब चाहते हैं, जो काम कम पैसा ज्यादा, कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। कोई मेहनत करता हुआ दिखाई देता है, पागल दिखाई देता है। लोग उसका अनादर करते हैं। वो खेत जोत करके आ रहा है, पसीने से तर है, उसके कपड़े पे धूल लगा हुआ है, हम सब उससे नफरत करते हैं। अरे वो नहीं होता तो तुम और हम जिंदा नहीं रहते। श्रम का सम्मान करना सीखो। कोई आदमी पैसे से और अकल से बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। ये समझ करके व्यवहार करना सीखो, तब जाकर के समाज को अपन वास्तव में आगे लाने की क्षमता रखेंगे, तब जाकर के हम वो काम कर पाएंगे। मैं कुलपति जी आपका सच में यहाँ बहुत घायल हूँ। ये शायद 4-5 बार मैं आपके यहाँ और आप ये मैं जनू भाई का सौभाग्य मानता हूँ कि आप जैसे व्यक्ति के हाथ में ये यूनिवर्सिटी आ रहा। और ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ जैसा जनू भाई जीवन जिया है, वैसा आदर्श जीवन जी करके इस पौधे को जितना बढ़ाओगे, जितना फल लगेगा, उतना ही गरीब की आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो सामान्य काम नहीं है, किसी ईश्वर योग से मिल गया। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में जनू भाई का योगदान इकट्ठा करो यार। हम जैसे कई बूढ़े लोग जनू भाई के द्वारा किए हुए उस काम के कारण से यहाँ खड़े हैं। ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, इससे हजारों लोग होंगे जो अपनी मेहनत से जाकर के यहाँ तक आए हैं। तो वास्तव में एक तरह से जनू भाई की सेवा का पूर्ण किताब देने जाए और पूर्ण लेके आए, और वो भी साइकिल पे। अपने को अभी कह के साइकिल देवा जाना नहीं, सब्जी लेना जाना तो स्कूटर की किक लगानी पड़ती है। जहाँ यह मनस्थिति है, वहाँ उन्होंने किस तरह से काम खड़ा किया, ये वास्तव में कौन करा सकता है? जब तक मॉडल अच्छा सामने नहीं हो, दूसरा कोई समर्पित तो हम नहीं करेगा। मॉडल पेश करना पड़ेगा, तब दूसरे से उम्मीद करो, बाकी बेकार की बात है। जब तक स्वयं अपना मॉडल नहीं पेश कर सकते हो, तो दूसरों को कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। हमारे देश में सबसे बड़ा घपला यही है कि हम करते नहीं, भाषण ठोकते हैं, तो हवा में उड़ जाता है। और जिसका जीवन होता है, भले वो अच्छा भाषण नहीं देता है, और 2 शब्द ही बोलता है ना। विद्यासागर जी महाराज तो 2 या 4 शब्द बोलते थे, ऐसा लगता था भगवान बोल रहा है। क्यों? जिस कठोरता से उन्होंने अपने आप को संवारा और बनाया। मैं सोचता हूँ ये शायद पहला सन्यासी होगा जिसने अपने जीवन में कोई स्वाद क्या होता है जीवन का, इसका देखा नहीं।
मिर्ची नहीं खाई, केवल और केवल सूखा रूखा, और वो भी निश्चित इतने ही कौवे खाने हैं, इतना ही खाना है, इतना ही पानी पीना तो इतना ही पानी पीना है, इससे एक घूंट ज्यादा नहीं। ये जो तपस्या होती ना, इसमें से अंतर शक्ति प्रकट होती है आदमी की। अगर आदमी अंतर शक्ति प्रकट करना चाहे ना, तो ये अंदर से आएगी, और कहीं बाजार में ढूंढो तो नहीं मिलेगी। ये हमको ही कोशिश करना पड़ेगा, जितनी कोशिश करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। तो एक बार जनू भाई के प्रति मेरा बहुत बहुत नमन कि आपने जिस बच्चे को पढ़ाया और आपने जिस बच्चे को काम दिया, वो आज इस योग्य बना है, तो वो सब आपकी कृपा के कारण से बना है। मैं आपको बहुत बहुत वंदन करता हूँ और आप सबसे फिर प्रार्थना करता हूँ, मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अगर कुछ समझ के करना चाहो तो करना। ऐसा नहीं कि समय में पहले ऐसा था ऐसा था, ऐसा नहीं। एक स्विच ऑफ की तरह से आदमी जिंदगी बदल देता है, उसका रास्ता बदल जाता है, उसका काम करने का तौर तरीका बदल जाता है। केवल मन की रचना करनी पड़ती है और फिर उसके साथ पूरे समर्पित भाव से लगना पड़ता है, सफलता मिलेगी। आपने जो सम्मान किया उसके लिए बहुत आभारी हूँ। विशेष करके मैं संस्था के प्रति, विद्यापीठ के प्रति, और चाहे मुझे नौकरी से निकाला हो, मैंने हमेशा विद्यापीठ के साथ बराबर मुस्तैदी के साथ खड़ा। एक शब्द कभी जन्नू भाई के खिलाफ मुझे नौकरी से निकाल दिया, मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ उस आदमी की अपनी मजबूरी थी और उसको अपनी संस्था को बचाने के लिए ये करना आवश्यक था। मैं उसको मेरे प्रति कोई दुराग्रह नहीं मानता हूँ। तो वास्तव में ये आदर्श लेकर जिस व्यक्ति ने जीवन जिया हो, उसके प्रति और उसका ये नाम का सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। आप सबका धन्यवाद। रासायनिक नवाचार, हरित संश्लेषण और औषधि डिजाइन पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्मारिका का विमोचन हेतु में सम्मानित मंच से आग्रह। हरित संश्लेषण एवं औषधि डिजाइन पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्मारिका विमोचन हेतु सभी से आग्रह है। हमारे रास्ता विद्यापीठ के संस्थापक मनीषी पंडित नागर साहब, जिनको हम जनू भाई के नाम से जानते हैं, जनू भाई ने हमेशा 21 अगस्त 1937 को इस राजस्थान के विद्यापीठ की स्थापना करी। उसके पीछे एक ही मूल मंत्र था और उनका यह था कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो उसी तर्ज पे हमने एक जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ के नाम से एक संस्कृति रत्न अवार्ड का अलंकरण को हमने घोषित किया और ये करीब आज 9वां हम अलंकरण माननीय हमारे महामहिम पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब जी कटेर साहब को हमने नवाजा। आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कटेर साहब हमारे श्रमजी महाविद्यालय से पढ़े, फिर हमारे जाडोल में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो कटेर साहब का विद्यापीठ से बहुत बड़ा एक लगाव है, बहुत बड़ा एसोसिएशन है। ऐसे में ये संस्कृति रत्न अवार्ड उनको देना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। और हम कितने ही तकनीकी रूप से, हम कितने ही भौतिक अभौतिक रूप से आगे बढ़े हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जब तक हमारी संस्कृति, क्योंकि किसी भी देश, राष्ट्र और समाज के लिए संस्कृति सर्वोच्च होती है। संस्कृति उस राष्ट्र, वहाँ के व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए आत्मा होती है। ऐसे में हम जैसे विश्वविद्यालयों का एक दायित्व बनता है कि हमारी संस्कृति को कैसे प्रिजर्व करें, संरक्षित करें, आगे बढ़ाएं। और ये जो अवार्ड है उसी के क्रम में था।
हमें बहुत ही आज एक गौरवान्वित अनुभूति हो रही है कि हमने एक ऐसे शख्स को नवाजा है जो अपना पूरा जीवन इन्हीं मूल्यों पर, जो हम करते हैं मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। हम देखते हैं कि हम किस तरह से हमारे जनूभाई कहा करते थे कि सरसन देवंतो भवन्ते, विद्या मुक्ति की बात करते हैं कि मुक्ति विद्या वही हैं या ज्ञान वही जो मुक्ति को प्रदान करें। हम ऐसी शिक्षा देंगे जिससे कि हमारे विद्यार्थियों में हमें देवत्व मनुष्यत्व जागृत हो। तो इन सभी ऐसे बड़ी बड़ी बातों करने के लिए हमें कहीं न कहीं अगर कितनी बातें कर लो, लेकिन जब तक संस्कृति जो संस्कार नहीं है हमारे बच्चों में तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन्हीं उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम ये अलंकरण शुरू किया है। अभी तक हमने बहुत ही अच्छे अच्छे व्यक्तियों को जो भारतीय संस्कृति सभ्यता को संरक्षित करने के लिए आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनको नवाजा गया है। आज एक बार पुनः हमें कटेर साहब की उनसे भी यादों को भी ताज़ा किया जो उनकी विद्यापीठ से जुड़ी हुई थी। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।